अंतर्गत भाषा, लिपि एवं व्याकरण क्या है, किसे कहते हैं, इनके कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, और साथ ही कुछ प्रश्नों को भी लूँगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम और आप प्रतिदिन अनेक लोगों से बातें करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और अपने मन के भाव या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जिस रूप में हम पहुंचाते हैं, जिस साधन से हम पहुंचाते हैं, वही भाषा है। तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा 3 प्रकार से प्रयोग में लाई जाती है, बोलकर, लिखकर और संकेतों के द्वारा। लेकिन व्याकरण के अनुसार भाषा के मुख्य 2 ही रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा मुख से बोलकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के द्वारा भी समझते हैं। टेलीविजन पर समाचार पत्र, समाचार पढ़ना, समाचार पत्र या सिर्फ समाचार कह देने से हमें क्लियर नहीं होगा। टेलीविजन पर समाचार, कवि सम्मेलन, हम लोगों का आपस में बातें करना आदि मौखिक भाषा के ही उदाहरण है, क्योंकि इनमें हम बोल करके ही अपनी बातें कहते हैं। इसकी मूल इकाई ध्वनि है। लिखित भाषा, लिखकर विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यह रूप भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, ब्लैकबोर्ड पर लिखना आदि। आधुनिक युग में इंटरनेट व मोबाइल पर संदेश भेजना भी लिखित भाषा के ही उदाहरण है। भाषा के अंग, भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों को जोड़ करके वाक्य। लिपि किसे कहते हैं? प्राचीन काल में आदि मानव ने अपने विचारों को चित्रों की सहायता से व्यक्त किया, जिसे हम चित्रलिपि कहते हैं। जब यह लिपि विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रही, तो मानव ने भाषा की ओर ध्यान केंद्रित किया। अपने द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों को विशेष चिन्हों के रूप देने आरंभ किए तथा भाषा को लिखित रूप प्रदान किया। अतः ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि की सूची है, जिसे समझते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषा की लिपि देवनागरी लिपि ही होती है और अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन, जर्मन की भी रोमन लिपि होती है। बोली किसे कहते हैं? बोली यह क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। हिंदी और उसकी बोली, पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, कुल्लुई, गढ़वाली आदि। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा जब किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है और वह उपभाषा कहलाने लगती है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है। प्रारंभ में ब्रज क्षेत्र की ब्रज बोली और अवध क्षेत्र की अवधी बोली में जब साहित्य रचना होने लगी तो ये बोलियां उपभाषा बन गई। मातृभाषा वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माता व अपने परिवारजनों से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा वह भाषा जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से संपर्क अथवा बातचीत करते हैं। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक राष्ट्र के सभी लोग सार्वजनिक और सरकारी कार्यों में करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा माना जाता है, परंतु संविधान में उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। साहित्य, साहित्य किसे कहते हैं? प्रारंभ में मानव ने जब बोलना और लिखना सीख लिया तब वह अपने विचारों को लिखकर सुरक्षित करने लगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी उसके विचारों को जान सके। संचित ज्ञान का यही कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य के 2 भेद हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य।
गद्य साहित्य के इस रूप में लय, छंद, तुक इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें साधारण और सरल भाषा में ज्ञान का संचित खजाना रहता है। पद्य साहित्य के इस रूप में लय, छंद, तुक आदि की आवश्यकता होती है, उनके महत्व होते हैं। बिना इनके पद्य साहित्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती। साथ ही ये कानों को प्रिय भी लगते हैं और इन्हें याद रखना सरल होता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप देते हैं। बोलचाल में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को अपनी भाषा में हम सम्मिलित कर लेते हैं। गलत उच्चारण के कारण हम गलत ही लिखते हैं और गलत ही बोलते हैं। इस अशुद्धि को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ नियमों का निर्माण किया गया है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराते हैं और यही नियम व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के निम्नलिखित भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 भाग होते हैं। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से करता है। टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का डैश रूप होती हैं। पिताजी को लिखा पत्र भाषा के किस रूप में होता है? प्रत्येक भाषा का अपनी होती है या होता है, क्या होता है ये बताना है। तो समझते हैं, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करता है। टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का मौखिक रूप होती हैं। पिताजी को लिखा पत्र भाषा के लिखित रूप में होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।